हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने MPS 001 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें आप लोगों के कमेंट थे कि MPS 002 का पेपर भी सॉल्व कराओ। तो इसलिए मैं ये पेपर सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं वीडियो रात में बनाती हूँ, आज दिन में बना रही हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती है, तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये पेपर है आपका MPS 002 का, जो जून सेशन का 2024 का पेपर है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2 भाग होंगे, दोनों में से कोई दो दो क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। पहले पेपर को ध्यान से देख लेते हैं, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। जैसे कि आपका क्वेश्चन था, उदारीकरण की अंतर्निहित मान्यताओं की जांच कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का औचित्य सिद्ध कीजिए। मध्य शक्तियां क्या हैं, वे उभरती शक्तियों से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया का समर्थन और आलोचना किस आधार पर की जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नई विश्व व्यवस्था के क्या निहितार्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विश्व राजनीति में चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने पर चर्चा कीजिए और उसका आकलन कीजिए। परमाणु अप्रसार व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक जैसे IBRD के कार्यों और भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और पोर्टफोलियो निवेश के बीच संबंधों की जांच कीजिए। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण की अंतर्निहित मान्यताओं की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका एक इंट्रो देंगे, परिचय या भूमिका। देखो, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको वो उदारवादी विचारधारा के बारे में समझाया था। ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, तो आपको याद होगा तो उसमें मैंने क्या बोला था। उदारवादी लोग क्या बोलते हैं कि जो सरकार है उसका जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए। अब आप इसको पैरा को सुनेंगे ना, तो आपको सिर्फ इतना चीज याद रखना, उदारवादी व्यवस्था में बोला गया था कि सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। अब देखो, उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण को कम करती है और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत में इसका आरंभ 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ हुआ। यह प्रक्रिया कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित होती है, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखो, उदारीकरण की अंतर्निहित प्रमुख मान्यताएं हैं। जैसे पहला है बाजार की दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। देखो, यह मान्यता है कि मुक्त और प्रतिस्पर्धी बाजार सरकारी नियंत्रण की तुलना में संसाधनों का अधिक कुशल वितरण कर सकते हैं। आपको याद होगा तो उदारवादी व्यवस्था में भी मैंने आपको बताया था मुक्त बाजार के बारे में, तो वैसा ही कुछ इसमें भी बोला गया है कि मुक्त और प्रतिस्पर्धी बाजार सरकारी नियंत्रण की तुलना में संसाधनों का अधिक अधिक मतलब अच्छे से जो है वितरण कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की श्रेष्ठता, यह विश्वास किया जाता है कि निजी उद्यम अधिक उत्पादक, उत्तरदायी और नवाचारोन्मुख होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक स्वतंत्रता देना आर्थिक विकास में सहायता करना होगा। फिर है आपका, राज्य का सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। सेम बात आ गई। यह मान्यता है कि सरकार की अत्यधिक भूमिका भ्रष्टाचार, अक्षमता और शाही को जन्म देती है। अतः मतलब जिसमें लोगों में लालच होता है ना, वो। अतः राज्य की भूमिका नियामक तक सीमित रहनी चाहिए। मतलब कुछ नियम होने चाहिए, बस उन नियमों का पालन करते हुए ही राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उससे ज़्यादा राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं माना जाता इसके अंदर, है ना, क्योंकि जितना सरकारी हस्तक्षेप होगा उतना भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ता चला जाएगा। तो राज्य का सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। वही उदारवादी व्यवस्था वाली बात आ गई। प्रतिस्पर्धा से विकास कैसे होगा? देखो, उदारीकरण यह मानता है कि जब घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोक्ता को सस्ती कीमतों पे वस्तुएं मिलेंगी। क्योंकि देखो जब कंपटीशन बढ़ता है ना तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। या तो वो बहुत अच्छी चीजें बनाएंगे जिससे लोग उसको छोड़कर आपको चुने, या फिर आप उसकी कीमतें कम रखेंगे ताकि उसको छोड़कर लोग आपसे सामान खरीदें। कुछ तो ऐसा करेंगे। तो इससे क्या होगा, गुणवत्ता में भी सुधार होगा और चीजें सस्ती भी होंगी अगर कंपटीशन बढ़ता है तो। विदेशी निवेश से समृद्धि। यह मान्यता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तकनीकी विकास, रोजगार और पूंजी प्रवाह को बढ़ाता है। क्योंकि जब विदेशी निवेश होगा तो हमारी पूंजी विदेशों तक जाएगी, विदेशों की पूंजी हमारे तक आएगी, तो पूंजी का प्रवाह भी होता है। फिर है आपका वैश्वीकरण के लाभ। उदारीकरण वैश्विक बाजार से जुड़ाव को आवश्यक मानता है। ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, है ना। क्योंकि वही है, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो सेम वही चीज होगी कि विकास भी होगा, है ना। चीजों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, चीजें उचित दाम में भी मिलेंगी। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं, है ना। क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, इसका पहले सकारात्मक पक्ष देखो क्या है। उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश, रोजगार और वैश्विक संपर्क बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी रोजगार करते हैं तो क्या होता है, पूंजी का प्रवाह होता है ना। और कोई भी व्यापार अगर ग्रो करेगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और सेवा क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, औद्योगिकरण में किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ गया था सब कुछ, है ना। कैसे सारी चीजें हो रही थी, एकदम संचार क्रांति आ गई थी बिल्कुल। नकारात्मक पक्ष देखो इसके, क्षेत्रीय असमानता और आय विषमता बढ़ी है इससे। किसान, मजदूर और असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कई क्षेत्रों में विदेशी निर्भरता बढ़ी है। ये काम भी हुआ है उसमें। और गरीबी और अमीरी में भी बहुत जो अंतर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसके दुष्प्रभाव देखने को हमें मिले हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि उदारीकरण की अंतर्निहित मान्यताएं आर्थिक तर्क पर आधारित हैं, किंतु इनका सफल क्रियान्वयन सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर निर्भर करता है। अतः आवश्यक है कि इन मान्यताओं को स्थानीय संदर्भ और सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी परखा जाए, है ना। समझ आ गया होगा आपको पहला क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का औचित्य सिद्ध कीजिए। आपको पता ही है, भारत नियमित प्रयास कर रहा है अपने आप को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो अब आपको बताना है ये किस तरीके से काबिल हैं हम लोग, इस तरीके से बताना है ना। तो पहले आप इसका एक इंट्रो देंगे। तो यूएनएससी जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अब आप समझ जाना यूएनएससी का मतलब विश्व शांति और सुरक्षा से संबंधित सबसे प्रभावशाली अंग है ये, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। वर्तमान समय में वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है और भारत जैसे देशों का महत्व तेजी से बढ़ा है। ऐसे में भारत का यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने का दावा तार्किक और न्यायसंगत प्रतीत होता है ना। तो अब देखो, भारत के दावे का औचित्य हम इसको जस्टिफाई करेंगे। इसके अंदर हम बताएंगे कि भारत क्यों काबिल है इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए। देखो, सबसे पहला कारण है जनसंख्या और लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसे राष्ट्र की वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उपेक्षा अनुचित है ना। सबसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोकतंत्र है हमारे देश में, है ना। वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में जब विश्व स्तर पर कोई निर्णय लिया जा रहा है और हमारी अगर अनदेखी की जा रही है तो ये तो एक गलत बात है। तो
ये जनसंख्या और लोकतंत्र हमारे देश में है, ये एक कारण है। दूसरा है अर्थव्यवस्था और विकास। भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और G20 जैसे मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है, तो फिर स्थायी सदस्यता तो मिलनी ही चाहिए। शांति मिशन में योगदान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद परमाणु शक्ति और रणनीतिक संतुलन। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, क्योंकि भारत के पास परमाणु शक्तियां हैं, ये सबको पता है, और भारत जानता है कि इसका इस्तेमाल हमें करना है या नहीं करना है। एक जिम्मेदार देश है। और NSG, MTCR, वासेनार समझौते जैसे वैश्विक निर्यात नियंत्रण समूहों का सदस्य भी है भारत। वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोध और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत की सशक्त और रचनात्मक भूमिका रही है। फिर सुरक्षा परिषद की प्रतिनिधित्वहीनता। वर्तमान सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सदस्य अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दक्षिण एशिया से है ही नहीं, और भारत का स्थायी सदस्य बनना इस क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक कर सकता है, क्योंकि भारत भी तो एक एशियाई देश है। अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, जैसे चीन का विरोध। भारत की स्थायी सदस्यता की राह में चीन एक प्रमुख अवरोधक है। चीन हमेशा इस बात का विरोध करता आया है, भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए। फिर P5 देशों का विशेषाधिकार। वर्तमान स्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकारों को साझा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। फिर UNSC में सुधार की धीमी प्रक्रिया। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलाव के लिए आम सहमति बनाना एक मुश्किल काम है। अब आप इसके निष्कर्ष में देखो क्या लिख सकते हैं। भारत का UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए दावा पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है, सही है। जनसंख्या, शक्ति, वैश्विक योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यदि संयुक्त राष्ट्र को वास्तव में 21वीं सदी के अनुरूप बनना है, तो भारत जैसे देश को स्थायी सदस्यता देना न केवल न्याय संगत होगा बल्कि बहुत जरूरी भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य शक्तियां क्या है, वे उभरती शक्तियों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो, पहले आप इसका इंट्रो देंगे, जिसमें आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों को उनकी शक्ति, प्रभाव और वैश्विक भूमिका के आधार पर बांटा गया है। जैसे सबसे जो शक्तिशाली हैं उनको बोलेंगे महाशक्ति, जो थोड़े से ठीक हैं वो बोलेंगे मध्य शक्ति, और जो अभी प्रोग्रेसिंग पे है, अभी अपनी शक्तियों को एकजुट करके बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो उभरती शक्तियां होंगी। इन वर्गों का निर्धारण केवल सैन्य ताकतों से नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर भी किया जाता है। खाली ये नहीं देख सकते कि सैन्य ताकत कितनी है तो उसको शक्तिशाली बता देंगे, सारी चीजों को देखेंगे, हर चीज को, हर पक्ष को कंक्लूड करा जाता है इसके अंदर। अब मध्य शक्तियां क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसकी परिभाषा में हम बताएंगे कि मध्य शक्तियां वे देश होते हैं जो वैश्विक राजनीति में न तो महाशक्ति होते हैं और न ही पूरी तरह से सीमित शक्ति वाले हैं, लेकिन वे क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सशक्त भूमिका निभाते हैं। तो क्या है इनकी विशेषताएं, देखो, बहुपक्षवाद में विश्वास। वो क्या करते हैं, सभी पक्षों, बहुत सारे पक्षों में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि कोई एक पक्ष ठीक से काम नहीं कर सकता, हर नजरिए से आपको कोई भी मुद्दा है उसको देखना चाहिए। फिर है वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी, वो एकदम एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में। वैश्विक संस्थाओं में जितने भी वैश्विक स्तर पे जो भी मुद्दे होते हैं उनमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। मध्यस्थता और संकट समाधान में भूमिका,
मतलब शांति वार्ता में आगे होते हैं। किसी भी चीज़ को लेके कहीं पे भी किन्हीं भी 2 देशों में या किन्हीं में भी विवाद की स्थिति बनती है तो ये लोग मध्यस्थता करने में पीछे नहीं हटते। क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान, क्षेत्रीय स्तर पर भी ये स्थिरता बनाए रखते हैं, मतभेद को टालने की कोशिश रहती है इनकी और नैतिक नेतृत्व और सॉफ्ट पावर का प्रयोग करते हैं। वही बात है कि ये लड़ाई में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। एक हर चीज़ तो नैतिक नेतृत्व आप समझ गए होंगे ना कि और सॉफ्ट पावर का प्रयोग करना मतलब वार्ता द्वारा हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं बल्कि लड़ाई के। उदाहरण कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। अब उभरती शक्तियां क्या हैं ज़रा समझें परिभाषा उसकी। उभरती शक्तियां वे राष्ट्र हैं जो तेजी से आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभावशाली भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी विशेषता है तीव्र आर्थिक विकास, तेजी से विकास कर रहे हैं आर्थिक और वैश्विक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं, इन्हें भी शामिल किया जाए और रणनीतिक और सैन्य क्षमता में विस्तार कर रहे हैं, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन और स्थायी वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा। उदाहरण क्या है स्थायी वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा? जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बनने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, वैसे ही क्योंकि इन्हीं शक्तियों में एक हमारा देश है भारत। चीन तो खैर उसमें पहले से ही शामिल है, ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की। अब हम जानेंगे मध्य शक्तियां बनाम उभरती शक्तियां, इनके बीच अंतर क्या है, ध्यान से समझना। बीच में मध्य शक्तियां लिखा है और लास्ट में उभरती शक्तियां। परिभाषा देखी तो परिभाषा ही अलग है। जैसे ऐसी शक्तियां जो क्षेत्रीय प्रभाव रखती हैं और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है वो मध्य शक्तियां हैं, और ऐसी शक्तियां जो तेजी से वैश्विक शक्ति बन रही हैं वो उभरती शक्तियां हैं। भूमिका है मध्य शक्तियों में मध्यस्थता, बहुपक्षीय और शांति स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और उभरती शक्तियां वैश्विक व्यवस्था में नेतृत्व और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और प्रमुख लक्षण है जो मध्य शक्तियां हैं वो स्थायित्व बनाए रखना और सहयोग को बढ़ाती हैं, और उभरती शक्तियां शक्ति संरचना को बदलना और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती हैं ताकि वो भी रेस में आगे बढ़ सके। रुझान में बोलेंगे तो मध्य शक्तियां जो हैं वो सहयोगी और समाधान प्रधान नीति अपनाती हैं, और उभरती शक्तियां प्रतिस्पर्धा और प्रभाव केंद्रित नीतियां। शक्तियों की गति की बात करें तो मध्य शक्तियां स्थिर या धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, और उभरती शक्तियां तीव्र गति से आर्थिक और रणनीतिक विकास करती हैं। मध्य शक्तियां वैश्विक दृष्टिकोण पे बात करें तो मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना चाहती हैं, और उभरती शक्तियां मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती हैं। और अगर हम मध्य शक्तियों के एग्जाम्पल की बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, और उभरती शक्तियों में है भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मध्य शक्तियां स्थिर, सहयोगी और संतुलनकारी भूमिका निभाती हैं, जबकि उभरती शक्तियां तेजी से बढ़ती ताकत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने की दिशा में अग्रसर होती हैं। दोनों की भूमिकाएं वैश्विक राजनीति में आवश्यक और पूरक हैं, किंतु उनका दृष्टिकोण और रणनीति भिन्न होती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन और आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो इसके इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं, समाज, संस्कृतियां और राजनीति परस्पर जुड़ते जा रहे हैं। इनमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों, तकनीक और मानव संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त आदान प्रदान शामिल है। अगर हम वैश्वीकरण के अर्थ की बात करें तो देखो अलग अलग रूप में हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से अगर इसका अर्थ समझें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश
और वैश्विक बाजारों का एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। और सांस्कृतिक रूप से देखें तो विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद, समन्वय और कभी कभी एकरूपता। देख रहे हो ना, सब एक दूसरे की संस्कृति निभा रहे हैं। देख रहे हैं हम, हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर कितना अपनाया जा रहा है ना। तो इसको हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। और राजनीतिक रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे WTO, IMF, UN का बढ़ता प्रभाव। और प्रौद्योगिकी के रूप में देखें तो संचार और सूचना तकनीक द्वारा विश्व को ग्लोबल विलेज बनाना। अगर हम वैश्वीकरण का समर्थन करें तो किस आधार पर करेंगे? एक तो है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिकी प्रगति। तकनीक और नवाचार को तेजी से प्रसार होता है इसमें। और उपभोक्ताओं को लाभ, अधिक विकल्प, बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य उपलब्ध होते हैं। वैश्विक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसे वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त प्रयास संभव होते हैं। सब मिलकर वार्ता करते हैं और समाधान निकालते हैं इस पे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा इससे मिलता है। अगर हम इसकी आलोचना करें तो किस आधार पर करेंगे? तो देखो, आर्थिक असमानता। लाभ मुख्यतः विकसित देशों और बड़े कॉरपोरेट्स को मिलता है, जबकि गरीब देश पीछे रह जाते हैं। दूसरा है स्थानीय उद्योगों को क्षति। छोटे और कुटीर उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। सांस्कृतिक आक्रमण, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने से स्थानीय परंपराएं और भाषाएं कमजोर होती हैं, है ना। आप ही अपने ही देश में देख लो ना, कितना वेस्टर्न कल्चर अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे जोर दिया जा रहा है ना। इंग्लिश मीडियम, जो इंसान आपको इंग्लिश बोलता हुआ नज़र आ जाएगा और दूसरा जो हिंदी बोलता होगा उसके मन में तुरंत आ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है। बेशक वो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो केवल इंग्लिश जानता है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा होशियार है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है अगर इसको इंग्लिश आती है तो। पर्यावरणीय संकट, औद्योगिकरण और उपभोग के बढ़ते स्तर से प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। और राजनीतिक प्रभुत्व, वैश्वीकरण के बहाने कुछ शक्तिशाली देश अपने हित थोपते हैं। अब आप इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो देखो, वैश्वीकरण एक अवसर भी है और चुनौती भी। ये राष्ट्रों को परस्पर जोड़ता है और प्रगति की नई राहें खोलता है, परंतु ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका लाभ समान रूप से सभी वर्गों तक पहुंचे। अतः वैश्वीकरण का एक न्याय संगत, सतत और समावेशी रूप ही भविष्य के लिए उपयुक्त है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नई विश्व व्यवस्था के क्या निहितार्थ हैं? इसके आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि नई विश्व व्यवस्था से तात्पर्य है एक ऐसी वैश्विक शक्ति संरचना जो शीत युद्ध के खत्म होने और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद अस्तित्व में आई। इसमें बहुपक्षवाद, आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी व डिजिटल प्रभुत्व, पर्यावरणीय चुनौतियां और उभरती शक्तियों की भूमिका जैसे तत्व शामिल हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह व्यवस्था अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए निहितार्थ है, पहला आर्थिक अवसर और प्रतिस्पर्धा। आपको ये पॉइंट समझ में आया? भारत जैसे विकासशील देशों के लिए निहितार्थ मतलब भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्या काम आती है ये, मतलब क्या इसका भूमिका है भारत में? तो आर्थिक अवसर और प्रतिस्पर्धा। अवसर में वैश्वीकरण, FDI, तकनीक हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नए बाजारों में पहुंच रखती है। और चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा, व्यापार असंतुलन। बहुपक्षीय संस्थाओं में भूमिका,
अब इसमें अवसर ये है कि भारत जैसे देशों को G20, ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पे बढ़ती भागीदारी, और चुनौती है कि UNSC जैसे संस्थाओं में अभी भी असमान प्रतिनिधित्व और पश्चिमी प्रभुत्व है ना, अभी तक हम स्थायी सदस्य नहीं बन पाए हैं। ज्ञान और तकनीकी असमानता, अवसर है कि डिजिटल क्रांति और तकनीकी नवाचार में भागीदारी का अवसर। चुनौती है कि डिजिटल डिवाइड, तकनीक की निर्भरता और साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन में अवसर है कि हरित प्रौद्योगिकी में निवेश और सहयोग, और चुनौती है विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर सीमाएं थोपने की प्रवृत्ति विकास की गति प्रभावित करती है। भू राजनीतिक अस्थिरता और रणनीतिक अवसर, अवसर है कि भारत अपनी बहुसंतुलन नीति द्वारा रणनीतिक साझेदारियां जैसे अमेरिका, रूस, आसियान, अफ्रीका बना सकता है, और चुनौती है कि चीन का प्रभुत्व पड़ोसी देशों में अस्थिरता और क्षेत्रीय टकराव बढ़ाता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, अवसर है इसमें कि सांस्कृतिक कूटनीतिक सॉफ्ट पावर जैसे योग, बॉलीवुड के माध्यम से पश्चिमी प्रभाव बढ़ रहा है, पश्चिम में प्रभाव बढ़ रहा है, और चुनौती है कि सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा, पश्चिमी मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव हो रहा है। देखो अवसर में क्या है, सांस्कृतिक कूटनीतिक सॉफ्ट पावर जैसे योग, बॉलीवुड के माध्यम से वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। हमारे योग हर देश में योग किया जा रहा है, हमारी मूवीज देखी जा रही हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि हमारी खुद की संस्कृति को भी खतरा आ पड़ा है, क्योंकि हम ही लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति को। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, नई विश्व व्यवस्था भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का मंच प्रदान करती है, किंतु इसका लाभ तभी संभव है जब भारत संतुलित कूटनीतिक आंतरिक मजबूती और समावेशी विकास पर ध्यान दे। इसलिए भारत को सदस्यता की मांग करने के साथ साथ नेतृत्व की योग्यता भी सिद्ध करनी होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आप इसके इंट्रो में लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वह ढांचा है जिसके अंदर राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अन्य वैश्विक घटक परस्पर क्रिया करते हैं। इस प्रणाली के विकास को कई कारकों ने प्रभावित किया, जिनमें प्रौद्योगिकी एक अत्यंत निर्णायक तत्व रही है। प्राचीन पुराने समय से आज तक की डिजिटल और AI युक्त दुनिया तक तकनीक ने युद्ध, व्यापार और संचार और कूटनीति के स्वरूप को गहराई से बदला है। अब प्रौद्योगिकी की भूमिका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे? संचार में क्रांति, टेलीफोन, टेलीग्राफ से लेकर इंटरनेट और सैटेलाइट तक, इन माध्यमों ने राष्ट्रों के बीच त्वरित और वास्तविक समय में संवाद को संभव बनाया है। जैसे कूटनीति में रियल टाइम डिप्लोमेसी का उदय। परिवहन और वैश्वीकरण में क्या हुआ है? समुद्री जहाज, रेलवे, हवाई जहाज और अब ड्रोन ने सीमाओं को पार करना आसान बना दिया है ना, और इससे व्यापारिक जुड़ाव, उपनिवेशवाद और वैश्विक निर्भरता बढ़ी है। ये पॉइंट बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, समझ आ रहे होंगे आपको। सैन्य तकनीक और शक्ति संतुलन, बारूद, परमाणु हथियार, मिसाइल सिस्टम और साइबर युद्ध क्षमताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संचार को बदल दिया है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु तकनीक का निर्णायक प्रभाव। सूचना और मीडिया में आप बताएंगे कि प्रौद्योगिकी के कारण वैश्विक घटनाएं तुरंत विश्व तक पहुंचने लगी हैं, जिससे जनमत, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, प्रौद्योगिकी आधारित समस्याओं जैसे साइबर क्राइम, जलवायु परिवर्तन, महामारी ने नई वैश्विक संस्थाओं और सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न की है। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण में पहले इसका सकारात्मक पक्ष बताएंगे, जिसमें है कि सशक्त वैश्विक जुड़ाव,
तकनीक ने देशों के बीच संयोग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तीव्रता लाई है और समान अवसर। डिजिटल तकनीक ने विकासशील देशों को विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अवसर दिया है। बहुपक्षवाद को बढ़ावा। तकनीकी चुनौतियों ने बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता को मजबूती दी है, जैसे जलवायु परिवर्तन और एआई नीति। नकारात्मक पक्ष, डिजिटल असमानता। तकनीक का लाभ सीमित देशों और वर्गों को ही मिल पाया है, जिससे वैश्विक असंतुलन गहरा हुआ। सुरक्षा जोखिम, साइबर युद्ध, हैकिंग, ड्रोन हमला आदि। साइबर युद्ध आपको पता है ना, सब आजकल फोन हैक, कंप्यूटर हैक सब चल रहा है। हैकिंग, ड्रोन से हमले चल रहे हैं आदि नए तरह के खतरों को जन्म देती है। मानव अधिकार और निजता का संकट। सर्विलांस तकनीक और एआई आधारित निगरानी से लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी खतरा आया है। और तकनीक का राजनीतिक दुरुपयोग, मतलब डीप फेक, सूचना युद्ध और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके लोग अफवाहें भी फैलाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर गलत। और इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अधिक जोड़ने, तेज करने और डिजिटल बनाने का कार्य किया है। जहां एक ओर यह नए अवसरों का निर्माण करती है, वहीं दूसरी ओर नई असमानताएं और जोखिम भी पैदा करती है। इसलिए ज़रूरी है कि तकनीकी विकास के साथ नैतिकता, सहयोग और वैश्विक नियमन भी साथ चलें, ताकि यह विकास मानवता और वैश्विक शांति के हित में हो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व राजनीति में चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने पर चर्चा कीजिए और उसका आकलन कीजिए। तो इसके इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि 21वीं सदी में चीन का उदय वैश्विक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक क्षेत्रों में चीन ने जिस तेजी से प्रगति की है, उससे वह एक संभावित महाशक्ति के रूप में उभरा है। यह उभार केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। चीन के महाशक्ति बनने के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? आर्थिक शक्ति। 1980 के दशक से चीन ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और 2023 तक चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जीडीपी के मामले में, और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है चीन। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से 140 से भी ज़्यादा देशों ने आर्थिक निवेश और कनेक्टिविटी विस्तार किया है। सैन्य शक्ति PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी विश्व की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। और कौन सी? चीन की दूसरे सबसे बड़ी रक्षा बजट वाला सैन्य शक्ति अमेरिका के बाद है। ये सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति, सबसे ज़्यादा बजट जो है सैन्य शक्ति के लिए वो अमेरिका रखता है और दूसरे नंबर पे चीन। AI साइबर युद्ध, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्पेस तकनीक में निवेश करता है और दक्षिण चीन सागर, ताइवान और भारत सीमा जैसे क्षेत्रों में आक्रामक रणनीतियां भी अपनाता है। तकनीकी उन्नति, 5G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक नेतृत्व भूमिका। ये क्या है? जैसे बहुत सारी जो वेबसाइट भी चल रही है ना वैश्विक ब्रांड्स की, जैसे अब टिकटॉक कितना मशहूर हुआ था, है ना, इस तरीके से अलीबाबा, टिकटॉक। मेड इन चाइना 2025 नीति से तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर मिला है। कूटनीतिक विस्तार में आप लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है एक तो ये, दूसरा G20, ब्रिक्स, SCO, RCEP जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका इन्हें निभाई है। और विकासशील देशों में प्रभाव विस्तार, विशेषतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, और अमेरिका विरोधी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की है। अगर इसका आकलन करें तो पहले इसके सकारात्मक पक्ष बताएंगे।
चीन ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे और विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति की है और विकासशील देशों के लिए एक विकल्प मॉडल प्रस्तुत किया है। वैश्विक आपूर्ति विश्व श्रृंखलाओं और व्यापार में स्थायित्व प्रदान किया है। नकारात्मक पक्ष या चुनौतियों में है सत्तावादी शासन प्रणाली, लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता आदि पर स्वतंत्रता पर नियंत्रण इसका है, और आक्रामक विदेश नीति यानी कि दक्षिण चीन सागर, ताइवान, भारत सीमा पर तनाव। एक तो क्या है, सत्तावादी शासन प्रणाली में ये लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता आदि पर नियंत्रण रखता है, यानी कि ना तो प्रेस इसके बारे में कुछ बोल सकती है, मानवाधिकार भी अपने हाथ में ले रखे हैं, सब चीज इस तरीके से है। आक्रामक विदेश नीति है, दक्षिण चीन सागर, ताइवान, भारत सीमा पर तनाव है इसके साथ बना रहता है। फिर है अपना कर्ज जाल कूटनीति, BRI परियोजनाओं में कई देशों को ऋण संकट में डालने का आरोप भी है इस पे, और विश्वास की कमी है, पश्चिमी देशों में चीन के प्रति अविश्वास और रणनीतिक मुकाबला। फिर है आंतरिक समस्याएं जैसे जनसंख्या, वृद्धावस्था, युवा बेरोजगारी, कोविड के बाद आर्थिक मंदी भी आ गई है। और आप इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि चीन ने निश्चित रूप से विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसकी आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमताएं और वैश्विक पहुंच उसे अमेरिका के मुकाबले खड़ा करती है, लेकिन उसकी सत्तावादी शासन प्रणाली, आक्रामक कूटनीति और विश्वास संकट उसके सॉफ्ट पावर को सीमित कर देता है। अतः चीन एक महाशक्ति तो बन चुका है, लेकिन उसका उदय की प्रकृति विवादास्पद है और चुनौतियों से घिरी है। उसका प्रभाव विश्व व्यवस्था को दोबारा परिभाषित कर रहा है और यह प्रक्रियाएं अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला है परमाणु अप्रसार व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। जिसके इंट्रो में आप लिखेंगे कि परमाणु अप्रसार व्यवस्था वह अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु तकनीकी का दुरुपयोग न हो और विश्व शांति बनी रहे। परमाणु अप्रसार संधि आपने सुनी होगी ना, तो ये क्या है, परमाणु अप्रसार व्यवस्था, उसी के बारे में बात हो रही है कि क्या व्यवस्था की गई है। परमाणु अप्रसार व्यवस्था का विकास है कि द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु युग की शुरुआत 1945 की बात हो रही है। आपको पता ही है, तभी से परमाणु शक्तियां सब इकट्ठा करने सब देशों ने शुरू कर दिया था। तो आपको याद होगा अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से परमाणु हथियारों की शक्ति स्पष्ट हुई थी। उन्होंने जब बम गिराया था तभी दूसरे देशों ने देख के परमाणु शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। इसके बाद अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देशों ने परमाणु हथियार बनाए। एटम्स फॉर पीस प्रस्ताव 1953 अमेरिका राष्ट्रपति आइजनहावर ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा था। इसके बाद IAEA की स्थापना हुई थी 1957 में। परमाणु अप्रसार संधि हुई थी NPT 1968। यह परमाणु अप्रसार व्यवस्था की मूलभूत नींव है। इसे 1970 में लागू किया गया था। 3 प्रमुख उद्देश्य थे इसके। एक तो परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, दूसरा परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, तीसरा परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। केवल वे 5 देश US, UK, USSR, चाइना, फ्रांस को वैध परमाणु शक्ति माना गया है जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किया था। अन्य महत्वपूर्ण पहल और संधियां हैं जैसे CTBT
कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1996 में हुई थी, इसका उद्देश्य था सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक, अभी लागू नहीं हुआ है ये। फिर है एनएसजी जो 1974 के बाद हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। अब इसका उद्देश्य था परमाणु तकनीक और सामग्री के निर्यात को नियंत्रित करना। फिर अपना हुआ था MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेगिम्स जो 1987 में हुआ था, मिसाइल तकनीकी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ये हुआ था। भारत की स्थिति में देखें तो भारत NPT और CTBT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए। 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसके बाद भारत को NSG में आंशिक छूट मिली। अब मूल्यांकन करें तो इसके ये सफलताएं हैं कि परमाणु हथियारों प्रसार की गति धीमी हो गई थी इससे, और IAEA द्वारा निगरानी और परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की व्यवस्था। IAEA द्वारा निगरानी और परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की व्यवस्था, और कई देशों ने हथियार कार्यक्रमों को छोड़ा, जैसे दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और कजाकिस्तान। चुनौतियां और समालोचनाओं की बात करें तो NPT में भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएं सिर्फ 5 देशों को वैध परमाणु शक्ति माना है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। उत्तर कोरिया ने NPT के बाहर जाकर परमाणु परीक्षण किया, और आधुनिक परमाणु शक्तियां निशस्त्रीकरण के प्रति गंभीर नहीं हैं। अब आप इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि परमाणु अप्रसार व्यवस्था ने परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने में आंशिक सफलता तो पाई है, लेकिन इसमें भेदभाव, राजनीतिक स्वार्थ और विश्वास की कमी है जैसे समस्याएं मौजूद हैं। इसके भविष्य के लिए आवश्यक है कि यह व्यवस्था समावेशी, पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ताकि एक निशस्त्र और शांतिपूर्ण व्यवस्था बढ़ाई जा सके की ओर बढ़ा जा सके। अगला क्वेश्चन है, पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के कार्यों और भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। इसके इंट्रो में हम लिखेंगे, पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, जिसे अक्सर विश्व बैंक के एक भाग के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के पुनर्निर्माण और विकास में आर्थिक सहायता देना था। आज IBRD विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और नीति सलाह प्रदान करता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना, निर्धनता घटाना और सतत विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थायित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, और सार्वजनिक व निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। IBRD के प्रमुख कार्य हैं वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि दीर्घकालिक ऋण और ऋण गारंटी प्रदान करना, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना, विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण, विकासशील देशों में योजनाबद्ध परियोजनाओं का समर्थन देना, परियोजनाओं की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, नीति और आर्थिक सलाह देना, जैसे देशों को नीति निर्माण क्षमता को मजबूत करना और आर्थिक सुधार, वित्तीय प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन पर सलाह देना, वैश्विक मुद्दों पर सहयोग जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना, और आपातकालीन परिस्थितियों जैसे महामारी या प्राकृतिक आपदा में त्वरित सहायता देना। निजी क्षेत्रों के लिए समर्थन में है निवेशकों को जोखिम सुरक्षा देना और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना। अब इसकी भूमिका की बात करें तो विकास में योगदान करता है, जिसमें कि सतत आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है।
ज्ञान साझेदारी में है कि विश्व भर की सफल विकास रणनीतियों को साझा करता है ये। और संस्थागत सुधार में है शासन, न्याय व्यवस्था और पारदर्शिता में सुधार करना, सुधार हेतु काम करता है। बहुपक्षीय सहयोग में है IMF, WTO, WHO जैसे संगठनों के साथ मिलकर वैश्विक विकास को दिशा देता है। उदाहरण भारत में IBRD की भूमिका, स्वच्छ भारत मिशन है ना, जैसे ग्रामीण सड़क परियोजना, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, गंगा सफाई मिशन आदि में सहयोग करना। और भारत IBRD से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा जिसने सहायता ली है। और इसके निष्कर्ष में लिखेंगे IBRD एक ऐसा वैश्विक वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों के लिए आर्थिक स्थायित्व, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करता है। यद्यपि इसे कभी कभी पश्चिमी हितों के समर्थन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, फिर भी इसकी भूमिका वैश्विक विकास संरचना में अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। आई होप आपको समझ आया होगा। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के बीच संबंधों की जांच कीजिए। इसकी आप इंट्रो में लिखेंगे कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दो प्रकार के विदेशी निवेश होते हैं, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इन दोनों निवेशों के माध्यम से विदेशी पूंजी भारतीय जैसे विकासशील देशों में प्रवेश करती है, लेकिन दोनों का स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव अलग होते हैं। दोनों के बीच संबंध जटिल होते हैं और अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। FDI और पोर्टफोलियो निवेश की परिभाषा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, जब कोई विदेशी कंपनी या निवेशक किसी देश में उत्पादन, सेवा या व्यापारिक इकाई की स्थापना करता है या उसमें हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे FDI कहते हैं। उदाहरण के लिए टाटा में निशान की इक्विटी साझेदारी। अब थोड़ा हम पोर्टफोलियो निवेश के बारे में जान लेते हैं। जब विदेशी निवेशक किसी देश के शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं तो इसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के किसी फंड द्वारा भारतीय शेयर बाजार में 500 करोड़ का निवेश। FDI और पोर्टफोलियो निवेश के बीच संबंध है पूरक संबंध। दोनों निवेश मिलकर विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाते हैं। एक और FDI से बुनियादी ढांचे में निवेश होता है तो दूसरी ओर FPI से वित्तीय बाजार को गहराई मिलती है। प्रतिस्पर्धात्मक संबंध, अस्थिर राजनीति या आर्थिक माहौल में FPI तेजी से बाहर निकल सकता है, जिसमें FDI भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि शेयर बाजार में अस्थिरता अधिक हो तो FDI अधिक भरोसेमंद माना जाता है। संकेतक का कार्य, यदि किसी देश में FPI लगातार बढ़ता है तो यह FDI के लिए भी एक सकारात्मक संकेत हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में विश्वास है। विनियमन और नीति पर प्रभाव, दोनों के लिए अलग अलग नीति संरचनाएं हैं, लेकिन सरकार दोनों को आकर्षित करने के लिए समन्वित नीति बनाती है। भारत में स्थिति, भारत में FDI के माध्यम से उद्योग, सेवा और स्टार्टअप क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि FPI ने भारतीय शेयर बाजार को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी से जोड़ने में भूमिका निभाई है। लेकिन FPI ज़्यादा अस्थिर रही है, जैसे कि वैश्विक संकटों के समय FPI की तेज निकासी होती है, जिससे बाजार गिरते हैं। FDI और पोर्टफोलियो में क्या अंतर है? देखो, पहले परिभाषा में ही अंतर है। अगर बात करें हम FDI की, तो जब विदेशी निवेशक किसी देश में स्थायी व्यापार या संपत्ति में निवेश करता है, और FPI है जब विदेशी निवेशक शेयर, बॉन्ड आदि जैसे वित्तीय संसाधनों में निवेश करता है। स्वरूप है दीर्घकालिक और स्थायी है FDI, और FPI अल्पकालिक और अस्थायी निवेश है।
नियंत्रण निवेशक को एफडीआई में है, निवेशक को कंपनी के प्रबंधन निर्णय में भागीदारी मिलती है। और एफपीआई में है, निवेशक को कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं होता। उद्देश्य है, प्रत्यक्ष वाले में है उत्पादन, सेवाएं, संयंत्र और बुनियादी ढांचे में निवेश। और पोर्टफोलियो में है केवल लाभ और पूंजीगत बढ़त पाना। स्थायित्व में प्रत्यक्ष में है अधिक स्थिर और विश्वसनीय, और पोर्टफोलियो में है अधिक अस्थिर। उदाहरण के लिए बोले तो प्रत्यक्ष में है टेस्ला द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, और पोर्टफोलियो में विदेशी फंड द्वारा भारतीय शेयरों में निवेश करना। जोखिम में बात करें, प्रत्यक्ष वाले में अपेक्षाकृत कम होता है और पोर्टफोलियो में अधिक होता है। बाजार में उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है ये बात। रोजगार प्रभाव में करें तो प्रत्यक्ष वाले में रोजगार और तकनीकी विकास में सहायक है, और पोर्टफोलियो में रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि एफडीआई देश के वास्तविक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। एफपीआई देश की विकसित बाजार को पूंजी प्रदान करता है लेकिन अस्थिरता ला सकता है। दोनों प्रकार के निवेश विकासशील देशों के लिए जरूरी हैं, लेकिन एफडीआई को अधिक स्थायी और तकनीकी लाभ के कारण प्राथमिकता दी जाती है। देखो, आपका एक और क्वेश्चन पेपर है जिसमें ना ऐसे कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी और उन पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ट्राई करूँगी कि वो भी मैं जल्द से जल्द आज शाम तक या कल तक मैं उसको आपको दे दूँ, तो आई विल ट्राई। तो वो भी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे ना पेपर में जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और अगर अब की बार आ गए तो बिल्कुल फंस जाओगे आप। मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर वीडियो बना दूँ उस पेपर पे भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको एग्ज़ाम से पहले देख भी लें।